Hello everyone, welcome to JK Shah classes. This is Professor Keyur Sangvi, and in this particular video, we will be continuing with your financial management revision series. Okay, अब ये पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस होने जा रहा है दोस्तों. द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. अगर आप अपना मॉड्यूल देखो तो मॉड्यूल में ये दोनों अलग अलग चैप्टर्स दिए हैं, security analysis and portfolio management, but you can combine these two chapters and study because the concepts are related and also similar to each other somewhere or the other. ओके तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर चैप्टर में हमें कितने पॉइंट्स कवर करने हैं, कितने पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं, कितने पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं. चलिए तो शुरू करते हैं विद द पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड वाला सेक्शन. अगर आप देखो तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे एंड लिस्ट बहुत ही लंबा है, राइट क्योंकि ऑफ कोर्स ये कॉम्बिनेशन है दो चैप्टर्स का दोस्तों. तो दो चैप्टर्स मिला के वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. सो हेंस द लिस्ट इज वास्ट. बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं. इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन कंटिन्यू करेंगे, राइट. इंट्रोडक्शन पहले करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, रिटर्न्स ऑफ अ सिक्योरिटी, रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी, एंड वो सारे पॉइंट्स, काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली विद द इंट्रोडक्शन. ओके, इंट्रोडक्शन पे अगर हम जाए, ओके ना दोस्तों, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में एक रूल है, एक नियम है दैट हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न्स एंड लोअर द रिस्क लोअर विल बी द रिटर्न्स. मतलब अगर कोई एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है एंड वो रिस्क हाई लेने को रेडी है, तो नेचुरली ही विल आल्सो गेन मोर रिटर्न्स. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर वो इन्वेस्टर को रिटर्न्स ज्यादा चाहिए तो ही विल हैव टू टेक अ हायर रिस्क. If he cannot take that higher risk, so he will have to compromise on his returns. So in short, higher the risk, higher the returns, lower the risk, lower will be the returns. आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, राइट, ऑफ कोर्स रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंपल इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स अ सर्टेन काइंड ऑफ रिस्क. तो जितना रिस्क ज्यादा उतना रिटर्न्स भी ज्यादा ही मिलेगा, जितना रिस्क कम उतना रिटर्न्स भी कम मिलेगा. दैट गोज हैंड इन हैंड. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. दोस्तों अगर कोई भी कंपनी की हम बात करें, तो कोई भी कंपनी जिधर भी इन्वेस्ट करने वाला है, तो बिफोर इन्वेस्टिंग, कंपनी भी छोड़ो, इनफैक्ट अगर हम इंडिविजुअल्स की भी बात करें, तो बिफोर इन्वेस्टिंग वी एनालाइज रिस्क एंड रिटर्न. वी एनालाइज टू फैक्टर्स, दैट इज रिस्क एंड रिटर्न. अगर कोई इन्वेस्टर को रिटर्न्स ज्यादा कमाना है तो नेचुरली उसको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा. इफ ही इज नॉट एबल टू टेक दैट मच रिस्क, तो उसको रिटर्न्स पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. सो होल थिंग इज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनीज फाइनेंशियल मैनेजर टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द रिस्क and the returns. I repeat, it is very important for a company's financial manager to maintain a balance between the risk and the returns. Risk appetite कंपनी का कितना है? Risk appetite का मतलब होता है risk bearing capacity of the company. उसके बेसिस पे हम कितना रिटर्न्स कमा सकते हैं, दैट इज व्हाट इज द डिसीजन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर एज फार एज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर कंसर्न्ड. आई होप दैट इज क्लियर. एंड दोस्तों इसी से हमारा इंट्रोडक्शन का पॉइंट खत्म हो जाता है. जो याद रखने की चीज है, दैट इज हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स, लोअर द रिस्क एंड लोअर विल बी द रिटर्न्स. दिस इज कॉल्ड एज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड एज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. तो इसी से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है. अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन की बात करते हैं. वेरी सिंपल डिस्टिंक्शन है. बाई चांस अगर एमसीक्यूज में पूछ लिया तो यू शुड बी एबल टू आंसर. इन्वेस्टमेंट्स दोस्तों क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली प्लान्ड, राइट. अब आप लोग सब सीएस बनने वाले हो, तो सीएस बनने के बाद बहुत सारा पैसा भी कमाओगे एंड बहुत पैसा इन्वेस्ट भी करोगे. तो व्हेन यू इन्वेस्ट दैट, whenever you invest you will first plan properly कि मैं इधर इन्वेस्ट करूं तो मेरे को क्या रिटर्न्स मिलेगा, इधर इन्वेस्ट करूं तो क्या रिटर्न्स मिलेगा. यू विल बी एनालाइजिंग वेरियस थिंग्स एंड देन पिकिंग अप अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट इज प्रॉपरली प्लान्ड, राइट. जबकि स्पेक्यूलेशन की बात करें तो रैंडम इज, स्पेक्यूलेशन का सिंपल मीनिंग होता है रैंडम इन्वेस्टमेंट, okay, based on estimates. Okay, I am estimating the particular price of a particular security to rise. तो सीधा स्पेक्यूलेट करके हम इन्वेस्ट कर देते हैं एंड इधर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो यूजुअली हायर अमाउंट का होता है. तो अगर अमाउंट हाई है तो नेचुरली रिस्क भी हाई होगा स्पेक्यूलेशन में, एंड अगर रिस्क हाई ले रहे हो तो रिटर्न्स तो बहुत हाई होता है. बट स्पेक्यूलेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं. ओके, बिकॉज योर रिटर्न्स विल बी हाई.
इन द शॉर्ट रन, इन द शॉर्ट टर्म एकदम कम टाइम में आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे, लेकिन हो सकता है फिर उसके बाद डूबना शुरू हो जाओ, बराबर। इसीलिए स्पेक्यूलेशन इज नॉट सजेस्टेड, इन्वेस्टमेंट्स आर प्रॉपरली प्लान्ड। हाँ, कंपेयर टू स्पेक्यूलेशन इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क कम होता है, रिटर्न्स भी कम होते हैं, वेरा स्पेक्यूलेशन में रिस्क एंड रिटर्न दोनों ज्यादा होते हैं। ये हमने ऊपर भी पॉइंट डिस्कस किया है। इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली लॉन्ग टर्म, स्पेक्यूलेशंस आर यूजुअली शॉर्ट टर्म कंपैरेटिवली। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स में बिहेवियर ऑफ द इन्वेस्टर इज कंजर्वेटिव एंड कॉशियस, थोड़ा he's very much cautious, he knows what he's doing, the investor, before investing. Whereas speculation में अगर कोई टिप मिला, कोई इंफॉर्मेशन मिला कि इधर ये कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, something like that, the investor may invest or rather speculate and then may end up making losses. Okay, so risk तो high है ही, returns भी high होगा in case of speculation. So I think that is all with respect to investment and speculation. ये सब points आपको याद रखने, by chance if they ask in MCQs you should be able to answer. दोस्तों एक और चीज बता दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है, क्योंकि दिसंबर 2020 एग्जाम्स में, आई रिपीट दिसंबर 2020 एग्जाम्स में, दिस पर्टिकुलर चैप्टर वाज आस्क्ड फॉर 16 मार्क्स। टोटल आपके 60 एमसीक्यूज होते हैं, बराबर, एफएम में, उसमें से 16 मार्क्स के लिए ये चैप्टर पूछा गया था। सो बाय डिफॉल्ट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस चैप्टर। ये दिसंबर 20 की एग्जाम की बात कर रहा हूँ, so of course this can happen anytime again, so we have to be very much confident in our concepts. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन के बाद द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज रिटर्न्स ऑफ अ सिक्योरिटी। दोस्तों अगर हम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेट अस से आई वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, तो वो शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए ऑफ कोर्स आई विल कंसीडर द फर्स्ट फैक्टर कि भाई अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे को वो सिक्योरिटी कितना परसेंट रिटर्न देने वाला है, बराबर। ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है, बराबर। आप लोग भी एफएम इतने टाइम से पढ़ रहे हो, यू नो वन बेसिक थिंग दैट व्हेनेवर यू विल इन्वेस्ट, आप ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ अच्छे रिटर्न्स मांगोगे। तो इफ यू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, हाउ मच परसेंटेज रिटर्न्स यू विल जनरेट, वो कैसे कैलकुलेट करना वो हम यहाँ सीखेंगे, बराबर। तो अब इसके एक्चुअली 3 फॉर्मूला है डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। आई रिपीट, to calculate the returns of security, you have 3 formulae depending on the information given in the question. Formula number 1 is, in that case, returns will be equal to P1 minus P0 plus D1 upon P0 into 100. अब सर ये क्या है सब, P1 P0 D1 P0 क्या है सब ये? सुनो, returns R stand for returns of a security, P1 stands for market price at the end of the first year, P0 stands for market price at present, and D1 stands for dividend at the end of the first year. अब दोस्तों एक सिंपल सी बात बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100 रुपीज में कोई सिक्योरिटी आज खरीदी, एक साल के बाद उसका प्राइस हो गया है 120 एंड द कंपनी हैज आल्सो डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 5 रुपीज पर शेयर। मेरे पास एक ही शेयर है वो कंपनी का, आज 100 रुपया इन्वेस्ट किया, एक शेयर लेके आया, अब वही शेयर का प्राइस एक साल के बाद 120 हो गया। सो कैन आई से इट ग्रू बाई 20%, इट ग्रू बाई 20%। अगर आप 20% नहीं समझते हो तो पहले 20 रुपीज डिस्कस करते हैं। 100 से सीधा 120 हो गया तो 20 रुपए का फायदा उधर हुआ एंड 5 रुपए का डिविडेंड भी तो मिला मेरे को कंपनी से। मैं एक शेयर मेरे पास था और एक शेयर पे 5 रुपया डिविडेंड दिया है कंपनी ने। सो बेसिकली बाय इन्वेस्टिंग 100 इन द कंपनी आई एम एबल टू जनरेट टोटली 125, बट उसमें से 100 रुपीज तो मेरा इन्वेस्टमेंट था, तो मेरे को प्रॉफिट या रिटर्न कितना मिला, 25 रुपीज ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100। सो दैट इज कॉल्ड एज 25%, दैट विल बी द रिटर्न्स ऑफ द सिक्योरिटी, बराबर। वो सिक्योरिटी मुझे 25% रिटर्न्स देगा ऐसा हम मानेंगे, और रादर ऐसा ही होगा। Okay, so that is all about returns of a security का first formula दोस्तों। Moving on to the second and the third formula। अब हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में 4 या 5 साल का डेटा दिया हो, 2 या 3 साल का डेटा दिया हो, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर का आपको डेटा दिया हो। तो अगर ऐसा है, एंड now in this case calculation of returns depends on two situation। अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज दिया है एंड अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज नहीं दिया तो, दोस्तों अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज दिया है, ओके, अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज दिया है तो यू विल कैलकुलेट योर रिटर्न्स एज एक्स बार। एक्स बार का मीनिंग होता है एवरेज रिटर्न या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न, हम ये इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो x bar will be equal to summation of p into x। Of course, I am discussing when probabilities are given। तो दोस्तों अगर probabilities दिया है तो आपको जितने भी returns दिए हैं multiply the individual returns with their respective probabilities and जो result आएगा उसका total will be your
expected return or average return called as x bar. लेकिन सर अगर प्रोबेबिलिटीज नहीं दिया तो दोस्तों, अगर प्रोबेबिलिटीज नहीं दिया, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ये आपको आगे भी काम आएगा, मैं आगे भी डिस्कस करने वाला हूं ये। अगर प्रोबेबिलिटीज नहीं दिया तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग समेशन ऑफ p इनटू x, वो p तो दिया नहीं है, प्रोबेबिलिटीज तो दिया नहीं है, तो वो p उधर से हट जाएगा, इट विल बिकम समेशन ऑफ x अपॉन n। मतलब इन शॉर्ट, व्हेन प्रोबेबिलिटीज आर गिवन, यू मल्टीप्लाई x by p and take the total of that. If probabilities are not given, then you take total of x upon n, x upon n, उसका टोटल लेंगे, total of x divided by number of years। अब इसका मतलब क्या हुआ, let us say for example एक सिक्योरिटी के 3 साल के रिटर्न्स है 10%, 20%, 30%, 10%, 20%, 30%। अब प्रोबेबिलिटीज नहीं दिया, तो दोस्तों अगर प्रोबेबिलिटीज नहीं दिया तो I will use the formula x bar is equal to summation of x upon n। मतलब ये सिक्योरिटी on an average basis मेरे को कितना रिटर्न देगा और हाउ मच आई शुड एक्सपेक्ट रिटर्न्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी व्हेन 3 इयर्स का डेटा इज गिवन 10%, 20%, 30%। तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक समेशन ऑफ x 10 plus 20 plus 30, the answer will be 60 divided by n. How many years are there? 3. So 60 divided by 3, 20% will be your answer। मतलब on an average basis every year this particular company provides 20% returns। अगर उसी के जगह पे 10, 20, 30 के बाद में प्रोबेबिलिटीज वुड हैव बीन गिवन, तो वो रिस्पेक्टिव रिटर्न्स इनटू द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, और फिर जो आंसर आता है उसका टोटल वुड बी आवर एक्सपेक्टेड रिटर्न, और यू कैन से एवरेज रिटर्न। सो दैट इज ऑल अबाउट रिटर्न्स पार्ट। दोस्तों रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हो, इन 2 वेज। फर्स्टली ओनली 1 ईयर्स इंफॉर्मेशन अगर दिया है तो आप P1 माइनस P0 प्लस D1 एंड द होल अपॉन P0 इंटू 100 कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिटर्न्स। Second formula to calculate returns is when probabilities are not given and where the information is given for more than 1 year. So your answer for calculating average return or expected return will be summation of x upon n. And अगर probabilities दिया है तो summation of p into x. I hope till here it is clear. That is all about returns of a particular security. अब बात करेंगे दोस्तों फॉर रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी। दोस्तों हम पहले सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम जाएंगे पूरे पोर्टफोलियो पे। अभी हम सिर्फ एक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में जाएंगे पूरे पोर्टफोलियो पे। मतलब पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना, पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करना, वो सब हम देखेंगे थोड़ी देर में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी। दोस्तों कभी भी मेरे को इन्वेस्ट करना है तो मैं 2 पॉइंट्स हमेशा सोचूंगा। फर्स्ट कि ये सिक्योरिटी मुझे कितना कमा के देगा, दैट इज रिटर्न्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी, और वो कैसे कैलकुलेट करना है हमने ऊपर ही देख लिया। Second point that we will be discussing is risk involved in that particular security। बराबर, अगर मैं कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो मेरे को इतना रिटर्न्स देगा, वेरी गुड, बट ये सिक्योरिटी में रिस्क कितना है, दैट ऑल्सो आई नीड टू एनालाइज बिफोर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। बराबर, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी ने बोला इधर इन्वेस्ट करो आपको 60% रिटर्न मिलेगा, मैंने तो आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दिया, वाओ 60% रिटर्न इज अ वेरी ह्यूज रिटर्न। एफडी देखो तो 5-6% दे रहा है, मेरे को ये इन्वेस्टमेंट 60% दे रहा है, बट देन लेटर ऑन आफ्टर इन्वेस्टिंग इफ आई कम टू नो, अरे यार इधर रिस्क तो हाई है और मेरे को प्रॉफिट नहीं हो, मेरे को लॉस हो गया। So now in that case, instead of getting 60% return, I may end up making 60% loss। हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वो रिस्क हाई था, रिटर्न्स तो हाई थे, रिस्क भी साथ साथ हाई था। तो कभी कभी, मतलब नॉट कभी कभी, रादर ऑलवेज, whenever you invest, always consider risk as well as return before taking up the investment। अब रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करना ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब सर रिस्क कैसे कैलकुलेट करें ये बताओ। तो दोस्तों रिस्क का सिंपल मीनिंग है, अगर मैं पहले रिस्क एक सिंपल एग्जांपल में समझाऊं तो यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग बेटर। लेट अस से फॉर एग्जांपल आपका टोटल 800 मार्क्स का टोटल पेपर है, सीएस एग्जीक्यूटिव, राइट, 800 मार्क्स है। अब 800 में से यू मे एक्सपेक्ट, लेट अस से अगर अच्छा पढ़ाई हुआ है तो यू आर एक्सपेक्टिंग 600 मार्क्स। जस्ट एन एग्जांपल, यू आर एक्सपेक्टिंग 600 मार्क्स आउट ऑफ 800 मार्क्स। अब दोस्तों इसका मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग समवेयर 75% ऑफ योर मार्क्स। अब ये आपका एक्सपेक्टेशंस है, पेपर्स भी अच्छे गए, एकदम मजा आ गया, लेकिन अब लेट अस से योर एक्चुअल मार्क्स turned out to be 540 instead of 600। your actual marks turned out to be 540 instead of 600, बराबर, या फिर 560 ले लो, चलो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, या फिर 560 भी नहीं, 400 ले लो, चलो
आप 400 आपके एक्चुअल मार्क्स है एंड यू वर एक्सपेक्टिंग 600। तो दोस्तों अब कैन आई से आपके एक्सपेक्टेशन से जो भी डिविएशन है दैट इज नथिंग बट रिस्क। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 600 मार्क्स लेकिन आपको एक्चुअल आए कितने 400 मार्क्स, मतलब योर रिटर्न्स और योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मैचिंग विद द एक्चुअल्स, or rather I should put it this way, your actuals are not matching with your expectations। तो दोस्तों यही जो deviation है ना from our expectation, from our average, आप on an average 600 marks expect कर रहे थे, 600 marks was your expectations, your actuals are 400। दोस्तों यही deviation को बोलते हैं risk, यही deviation को बोलते हैं risk। risk of a particular security is measured by standard deviation। बराबर standard deviation आप बचपन में पढ़ चुके हो, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़े होंगे मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स में, राइट? सो स्टैटिस्टिक्स में आई बिलीव, सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें उसका स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट स्टैंडर्ड डिविएशन शोज द रिस्क इन द पर्टिकुलर सिक्योरिटी। दोस्तों स्टैंडर्ड डिविएशन इसीलिए क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट्स द difference from the average, मतलब average expectation of a particular security or rather from a particular security, let us say 600 marks अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो let us say 30% is the expected return, let us say actual returns turned out to be 24% or 25%, actual returns turned out to be 24% or 25%। अब प्रॉब्लम क्या होगा दोस्तों, अब एक्चुअल रिटर्न्स तो आपका 25% समझो, 25% एंड योर एक्सपेक्टेशंस वर 30, so your actual returns are less than your expectations, right? This is called as risk and this is measured by standard deviation। अब standard deviation is a measure of total risk of a security। risk, total risk is the deviation from the actuals, total risk is the deviation from the actuals, okay? Standard deviation is the deviation of each return from its mean, मतलब average, and it is a positive square root of variance। बराबर, ये तो हम बचपन में भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि सर स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो दोस्तों अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है तो हमें बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। बट सर वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना, तो दोस्तों वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए देयर इज अ फिक्स फॉर्मूला, आपको ये सब दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक समरी भी बना के दिया है सो दैट आपके लिए रिवीजन काफी इजी हो जाए। ओके, नाउ कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन व्हेन प्रोबेबिलिटीज आर नॉट गिवन, व्हेन प्रोबेबिलिटीज आर गिवन। दोस्तों अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज नहीं दिया तो वेरिएंस का कैलकुलेशन पहले डिस्कस करेंगे बिकॉज दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट। Variance is equal to summation of x minus x bar the whole square upon n, and इसी variance का square root will be your standard deviation। And when probabilities are given, yes, variance will be equal to summation of p into x minus x bar the whole square, and इसी variance का square root will be your standard deviation। हाँ, एक चीज ध्यान रहे, positive square root is standard deviation, बराबर standard deviation is the positive square root of variance। अब दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप देखो तो अगर प्रोबेबिलिटीज दिया है तो वो फैक्टर को p से मल्टीप्लाई करो, अगर प्रोबेबिलिटीज नहीं दिया तो वही फैक्टर को n से डिवाइड कर दो। x minus x bar is the factor, x minus x bar is the factor, बराबर x minus x bar is the factor। so अगर 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 आपको प्रोबेबिलिटीज दिया है तो आप p इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर कर लो, एंड अगर प्रोबेबिलिटीज नहीं दिया है तो x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, ऑफ कोर्स समेशन लेना है उसका। ओके, so this is how you calculate your calculation of variance or standard deviation you can say, and standard deviation is a measure of total risk of a security। बराबर, तो आपको ये इधर तक आई होप क्लियर है, एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर 3 पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड आफ्टर इंट्रोडक्शन। बराबर, इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन डिस्कस कर लिया है, रिटर्न्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी हैव बीन डिस्कस्ड, एंड रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज आल्सो डिस्कस्ड। बराबर, तो 4 पॉइंट्स दोस्तों हमारे खत्म हो चुके हैं। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज थियोरी ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट पॉइंट वी विल बी स्टार्टिंग इज कॉल्ड एज थियोरी ऑफ डोमिनेंस। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस कंटिन्यू विद थियोरी ऑफ डोमिनेंस। अब दोस्तों सिक्योरिटी थियोरी ऑफ डोमिनेंस एकदम इंटरेस्टिंग है एंड एकदम इजी भी है। चलो देखते हैं क्या है। लेट अस से दोस्तों कि हमारे पास दो सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी, मैंने नीचे एग्जांपल भी दिया है। बराबर, मैं 3 सिचुएशंस कंसिडर कर रहा हूं। सिचुएशन 1 वेयर रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ
the two securities are given, situation 2 where risk and returns of two securities are given, and situation 3 where risk and returns of both of those securities are given. बराबर, तो रिस्क एंड रिटर्न दे दिया है दोस्तों. अब वी आर सपोज टू कंसिडर, और रादर हमको दोनों में से कोई भी एक सिक्योरिटी को सिलेक्ट करना है. आई रिपीट, हमको दोनों में से कोई भी एक सिक्योरिटी को सिलेक्ट करना है. अब अ सिक्योरिटी इज सेड टू डोमिनेट द अदर. एक सिक्योरिटी विल डोमिनेट द अदर if one security is said to dominate the other security. थ्री कंडीशंस. अच्छा सर, पहले डोमिनेट का मतलब तो बताइए. देखो, डोमिनेट का मतलब होता है कि अगर मेरे पास दो ऑप्शंस है, तो इफ दिस सिक्योरिटी डोमिनेट्स द अदर, तो आई विल डेफिनेटली सिलेक्ट दिस सिक्योरिटी. मतलब आंख बंद करके हम ये सिक्योरिटी सिलेक्ट कर लेंगे. क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटी डोमिनेट कर रहा है दूसरे सिक्योरिटी को. डोमिनेट करना मतलब वो सिक्योरिटी को इमीडिएटली सिलेक्ट कर लेना एज कंपेयर टू द अदर सिक्योरिटी, और रादर ओवर अदर सिक्योरिटी. सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी, मैं सिक्योरिटी ए आंख बंद करके सिलेक्ट कर लूंगा बिकॉज सिक्योरिटी ए डोमिनेट सिक्योरिटी बी. दैट इज कॉल्ड एज थियोरी ऑफ डोमिनेंस. अब देखते हैं क्या होता है थियोरी ऑफ डोमिनेंस. अ सिक्योरिटी इज सेड टू डोमिनेट द अदर इफ, तीन कंडीशन है दोस्तों, इसीलिए मैंने तीन एग्जाम्पल भी लिया है ताकि हम अच्छे से समझे. इट गिव्स हायर रिटर्न्स एट द सेम लेवल ऑफ रिस्क, और इट गिव्स लोअर रिस्क at the same level of returns, or it gives higher returns at a lower level of risk. बराबर. सर इतना कुछ क्लियर नहीं हुआ, एक बार वापस करते हैं. देखो, इट गिव्स हायर रिटर्न्स एट द सेम लेवल ऑफ रिस्क. लेट अस से दोनों सिक्योरिटीज में रिस्क एकदम सेम है. ओके, जैसे कि आपको फर्स्ट एग्जांपल दिख रहा है, सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी, बोथ द सिक्योरिटीज हैव 10% रिस्क. बोथ द सिक्योरिटीज हैव 10% रिस्क, लेकिन एक सिक्योरिटी, दैट इज सिक्योरिटी ए, इज गिविंग मी 16% रिटर्न्स एंड सिक्योरिटी बी इज गिविंग मी 13% रिटर्न्स. तो दोस्तों, अगर दोनों सिक्योरिटीज का रिस्क सेम है, obviously we will select that security which gives us the higher returns, and hence security A clearly dominates security B. क्योंकि दोनों में रिस्क तो सेम है. तो अगर मैं बोलूं कि अगर आपको आप दोनों में से किधर भी इन्वेस्ट करो, आपको तो 10% का रिस्क लेना ही है, लेकिन आप वो सिक्योरिटी सिलेक्ट करना चाहोगे जो 10% रिस्क पे ज्यादा रिटर्न दे. मतलब इट गिव्स हायर रिटर्न्स एट द सेम लेवल ऑफ रिस्क. One security will dominate the other if this security gives higher returns at the same level of risk in both the securities. दूसरा, it gives lower risk or it has a lower risk at the same level of returns. अगर आप दूसरा एग्जांपल देखो, तो दोनों में सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी दोनों में 12% रिटर्न्स है, बट रिस्क ऑफ सिक्योरिटी बी इज लेस. बराबर. तो दोनों के केस में रिटर्न्स, अगर मैं दोनों में से कोई भी एक सिक्योरिटी सेलेक्ट करूं, मेरा रिटर्न्स तो पक्का है 12%, बट मेरा रिस्क क्या होगा? माय रिस्क विल बी, और रादर आई वुड लाइक टू सिलेक्ट दैट सिक्योरिटी व्हिच हैज अ लोअर रिस्क. 12% रिटर्न्स तो देने ही वाला है, बट वो 12% पे जितना कम रिस्क लूंगा मैं, उतना मेरे लिए अच्छा. सो दैट इज व्हाई दैट सिक्योरिटी विल सेट टू डोमिनेट द अदर. एंड थर्ड कंडीशन इज इट गिव्स हायर रिटर्न्स एट अ लोअर लेवल ऑफ रिस्क. It gives higher returns at a lower level of risk. दोस्तों, रिटर्न्स हाई है एंड रिस्क भी कम है. थर्ड सिचुएशन ध्यान से देखना. देखो, सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी को अगर हम कंपेयर करें, तो सिक्योरिटी ए में रिस्क इज 7 एंड सिक्योरिटी बी में रिस्क इज 10. अब लॉजिकली सिक्योरिटी ए में रिस्क कम है, बराबर, एंड साइमल्टेनियसली अगर आप देखो तो सिक्योरिटी ए में रिटर्न्स भी ज्यादा है. दिस इज अगेंस्ट अवर नॉर्मल प्रिंसिपल. नॉर्मल प्रिंसिपल क्या बोलता है? अगर रिस्क कम तो रिटर्न्स भी कम ही होना चाहिए, अगर रिटर्न्स ज्यादा तो रिस्क ज्यादा होगा. बट अगर आप सिक्योरिटी बी देखो, सिक्योरिटी बी में 10% रिस्क है एंड 12% ही रिटर्न्स है, वेराज सिक्योरिटी ए में 7% रिस्क है. मतलब रिस्क तो कम ही है एंड रिटर्न्स भी बी से ज्यादा मिल रहा है. मतलब कम रिस्क पे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है. तो ये तो लॉटरी हो गया, ये तो लॉटरी हो गया. तो डेफिनेटली सिक्योरिटी ए विल बी सेड टू डोमिनेट सिक्योरिटी बी. तो दोस्तों, कंक्लूजन ऑफ थियोरी ऑफ डोमिनेंस विल बी अ सिक्योरिटी इज सेड टू डोमिनेट द अदर सिक्योरिटी इफ इट गिव्स हायर रिटर्न्स एट सेम लेवल ऑफ रिस्क, और इट गिव्स लोअर रिस्क at the same level of returns, or it gives higher returns at a lower level of risk. बराबर. तो ये सब डिस्कशन था हमारा थियोरी ऑफ डोमिनेंस, और इसी के आगे ही एक कॉन्सेप्ट जाता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इसी के आगे ही दोस्तों एक कॉन्सेप्ट जाता है जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ सिंपल रिस्क टू रिटर्न रेशियो. कभी कभी हम थियोरी ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे सिलेक्ट ना कर पाए, तो वी विल यूज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टू सिलेक्ट सिक्योरिटीज.
अब क्या होता है दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ सिंपल रिस्क टू रिटर्न रेशियो, बराबर, मतलब ये दिस पर्टिकुलर रेशियो शोज दैट if I want to earn 1 unit of return, how much units of risk should I take? अगर मेरे को 1% रिटर्न कमाना है तो कितने परसेंट का रिस्क लेना पड़ेगा? दिस शोज रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, इसीलिए उसका फॉर्मूला है रिस्क अपॉन रिटर्न, और यू कैन से स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्स बार. स्टैंडर्ड डिविएशन इज रिस्क, एक्स बार इज द एक्सपेक्टेड और द एवरेज रिटर्न. तो दोस्तों, securities which have a lower CV, coefficient of variation, securities which have a lower CV will be selected. क्यों सर? क्यों securities will a lower CV will be selected? क्योंकि दोस्तों lower CV will show that 1 रुपए कमाने के लिए मेरे को कम रिस्क लेना पड़ रहा है. अगर दो सिक्योरिटीज है, दोनों में लेट अस से द रिटर्न्स आर 1 रुपी. सिक्योरिटी ए में रिस्क इज 0.5 एंड सिक्योरिटी बी में रिस्क इज 0.7. So 0.5 is to 1 and 0.7 is to 1. Now clearly we will select security A for a simple reason, क्योंकि उसका CV कम है. That lower CV will show कि 1 रुपया कमाने के लिए मेरे को सिर्फ 0.5 का रिस्क लेना पड़ रहा है, whereas in the second security 1 रुपया कमाने के लिए मेरे को 0.7 का रिस्क लेना पड़ रहा है. I hope this part is clear दोस्तों, very छोटा सा पार्ट. ओके, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अब नेक्स्ट आंसर जो हम करने वाले हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ रिस्क. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में डेफिनेटली पूछ सकते हैं एंड पूछा भी है इंस्टीट्यूट ने, सो गोज विदाउट सेइंग दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंटेंट. चलो, टाइप्स ऑफ रिस्क कैन बी बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स. एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क. आई रिपीट, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क एंड दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क. अब लेट अस अंडरस्टैंड प्रॉपरली. दोस्तों, सिस्टमैटिक रिस्क उसको तभी ही बोलेंगे when it affects all the securities in the market. I'll give you examples, don't worry. अगर हम मार्केट इंडेक्स देखें तो a change in the market index will more or less affect all the securities in the market, and hence change in market index is said to be a systematic risk. Inflation will affect all the securities in the market. सब security के prices fluctuate होंगे because of inflation, बराबर. So inflation is a factor which will affect all the securities in the market, and hence inflation is a systematic risk. Inflation is a systematic risk. Unsystematic risk is applicable to only that particular company. मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ है, कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ झगड़ा है, कंपनी अच्छा नहीं कर रहा है, कंपनी सेलिंग पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट प्रॉफिट्स. ऑल दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू दैट वन पर्टिकुलर कंपनी, बराबर. अगर कंपनी पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स बेचता है तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो मार्केट प्राइस विल यूजुअली बी लो, एंड दैट इज अ मेजर ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क. अनसिस्टमैटिक रिस्क affects only that one particular company. ऐसा नहीं है कि कंपनी ए अगर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स बेच रहा है तो कंपनी बी भी अफेक्ट होगा. नो, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट ओनली कंपनी ए, इसीलिए उसको बोलेंगे अनसिस्टमैटिक रिस्क. तो सिस्टमैटिक रिस्क इज द रिस्क व्हिच अफेक्ट्स ऑल द सिक्योरिटीज इन द मार्केट. अनसिस्टमैटिक रिस्क इज द रिस्क व्हिच अफेक्ट्स ओनली दैट वन पर्टिकुलर सिक्योरिटी. टू एक्सप्लेन दिस बेटर गाइस, लेट मी टेक एन एग्जांपल. अगर समझो एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत आया, ठीक है, 60 एमसीक्यूज में से लेटेस्ट से 2 क्वेश्चंस गलत आ गए, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत था. अब बिकॉज क्वेश्चन गलत है तो ऑफ कोर्स सब स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलना चाहिए, बराबर. आपके हिसाब से सब स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है सर, हमारा क्या गलती. So this is a measure of systematic risk. This particular thing, this wrong question will affect all the securities, all the students in the market. It will affect all the students in the market. अगर मैं unsystematic risk की बात करूं तो अगर समझो आपको ही particular 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को इसका भी मार्क्स दे दो. नहीं, देखो, रॉन्ग क्वेश्चन का आप मार्क्स क्लेम कर भी सकते हो बिकॉज इट इज अफेक्टिंग एवरीवन, उससे आप बच नहीं सकते. लेकिन आप अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इंस्टीट्यूट को ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को इसका भी मार्क्स दो. नहीं, दैट विच यू डिड नॉट आंसर, दैट इज अ पार्ट ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क. दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू यू. यू आर नॉट एबल टू आंसर बट योर नेबर वाज एबल टू आंसर. तो वो that question was affecting only you. This is called as unsystematic risk. वो आपका प्रॉब्लम है, उसके लिए आप रिटर्न्स क्लेम नहीं कर सकते, बराबर. बट अगर आप सिस्टमैटिक रिस्क हाई ले रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन क्लेम हायर रिटर्न्स. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ
Systematic risk, of course, caused because of macroeconomic factors. Unsystematic risk caused because of microeconomic factors. Systematic risk is called as non-diversifiable risk and unsystematic risk is called as diversifiable risk. ये diversifiable, non-diversifiable पे हम बहुत जल्दी आने वाले हैं, आगे एक content है उसमें properly discuss करेंगे. Okay, so I hope the logic or the meaning of these two types of risks are absolutely clear to you all. Okay, दोस्तों काफी सारे points खत्म हो चुके हैं, undoubtedly काफी सारे पॉइंट्स बाकी भी है. अगर हम ओवरव्यू पे जाए तो वी आर डन विद इंट्रोडक्शन, we are done with investment versus speculation, we are done with returns of a security, we are done with risk of a security, theory of dominance, coefficient of variation and types of risks. बराबर. अब returns of a portfolio, risk of a portfolio and then all these points also we shall be discussing in this particular video. चलिए तो आगे बढ़ते हैं without wasting much time. Okay, now my dear friends, we will be starting up with returns of a portfolio का concept. बराबर. Returns of a portfolio क्या होता है? Let us understand this properly. दोस्तों एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. समझो अभी तक हमने जितना पहले अभी तक बाय द वे हमने जितना भी पढ़ा है दैट इज रिस्क, सॉरी दैट इज रिटर्न्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी. एक सिक्योरिटी हमें कितना कमा के देगा हमने वो देखा. बट अगर मैंने एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं किया, मेरे पास सर एक पूरा पोर्टफोलियो है. पोर्टफोलियो मतलब क्या सर? पोर्टफोलियो मतलब इन्वॉल्विंग मोर देन वन सिक्योरिटीज इन योर इन्वेस्टमेंट, उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो मतलब कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज. बराबर. आपने एक ही जगह इन्वेस्ट करके नहीं रखा. अगर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो आपने ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्फोसिस के शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा. हो सकता है आप इन्फोसिस के शेयर्स खरीदो, टीसीएस के शेयर्स खरीदो, विप्रो के शेयर्स खरीदो. ओके, सो मेनी अदर कंपनीज आर देयर. सो दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन एंड दिस एंटायर विल बी कॉल्ड एज अ पोर्टफोलियो. योर पोर्टफोलियो विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 3 सिक्योरिटीज. बराबर. योर पोर्टफोलियो विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 3 सिक्योरिटीज, ऐसा माना जाएगा. ओके, सो पोर्टफोलियो बेसिकली मींस टोटल इन्वेस्टमेंट्स और कलेक्शन ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स. अब जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सर पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालेंगे? सर आपने ये तो पढ़ा दिया कि हम इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न कैसे निकालेंगे, बट सर अगर हम इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न नहीं निकालना, अगर हमको पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न एक साथ निकालना है, मतलब अगर मैंने इतना ये सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, अगर मैंने इतना ये सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, तो ये पूरा पोर्टफोलियो मेरे को कितना कमा के देगा? If you want to calculate, then there is a very simple लॉजिक टू कैलकुलेट द सेम. पहले लॉजिक समझेंगे, फिर आराम से फॉर्मूला देख लेंगे, आपको आपको विद इन अ मिनट समझ जाएगा. बट पहले लॉजिक से डिस्कस करते हैं. समझो अगर मेरे पास 1 लाख रुपीस है. ओके, आई एम इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी ए ओनली. मेरे पास कितना है दोस्तों? 1 लाख रुपीस एंड आई एम इन्वेस्टिंग इन वन पर्टिकुलर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ए, जो 10% रिटर्न्स कमा के देगा. मेरे पास पूरा 1 लाख, मेरे पास 1 लाख जो था वो पूरा मैंने सिक्योरिटी ए में इन्वेस्ट कर दिया. थिंक एंड आंसर हाउ मच रुपीस आई विल एक्सपेक्ट इन रिटर्न. 1 लाख पे 10%. सर 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, आपको 10% रिटर्न्स मिलेगा. यू विल लाइक टू रादर यू शुड एक्सपेक्ट 1 लाख पे 10%, 10,000 रुपीज एज योर रिटर्न्स. चलो ठीक है, सुपर्ब. ओके, दूसरा एग्जांपल. अगर मेरे पास 1 लाख रुपीस है एंड मैं सिक्योरिटी बी में इन्वेस्ट कर रहा हूं. सिक्योरिटी बी इज गोइंग टू गिव मी 15% रिटर्न्स, 15% रिटर्न्स. तो 1 लाख, अब मैं कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट करूं? सर अभी वेरी सिंपल, अभी आपने पूरा 1 लाख सिक्योरिटी बी में इन्वेस्ट किया है, तो 1 लाख पे 15% विल बी योर रिटर्न सर 15,000. चलो सुपर्ब, आई विल से दैट इज राइट आंसर. बट अभी let us say instead of investing full 1 lakh in either security A or instead of investing full 1 lakh in either security B, दोनों को थोड़ा भाव देते हैं, दोनों को इक्वल इज्जत देते हैं. To give that equal level of izzat to both the securities, what I do is I invest half in security A and half in security B. बराबर. तो अब 1 लाख का हाफ 50,000, 50,000 इन सिक्योरिटी A, 50,000 इन सिक्योरिटी B. बराबर. अब आप बोलोगे सर 50,000 जो आपने ए में इन्वेस्ट किया ना, वो 50,000 पे अब आप 10% कमाओगे. 50,000 जो आपने बी में इन्वेस्ट किया है वो 50,000 पे आप 15% कमाओगे. बराबर. तो सिक्योरिटी ए से मेरे को मिलेगा 50,000 का 10%, 5,000. सिक्योरिटी बी से मेरे को मिलेगा 50,000 का 15%, 7,500. So you can say your total return my total return will be 12,500 rupees on 1 lakh, which is nothing but 12.5%. अब दोस्तों ये आंसर ऑब्वियस है. The formula to calculate the returns of a portfolio is the weighted average returns of all the securities in the portfolio. हैं सर, इसका मतलब क्या हो गया? सुनो दोस्तों,
calculation of returns of a portfolio is very simple. The formula is weight of security A into returns of security A plus weight of security B into returns of security B plus weight of security C into returns of security C plus weight of whatever securities into returns of the respective securities. मतलब सर क्या अभी भी प्रॉपरली नहीं समझा दोस्तों? अगर मैं पूरा 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूं, दैट मींस माय एंटायर वेट, पूरा वेट का टोटल हमेशा 1 होता है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस किया है। वेट का टोटल हमेशा 1 होता है। मैंने अगर पूरा 1 लाख सिक्योरिटी ए में इन्वेस्ट किया, दैट मींस माय एंटायर वेट of 1 is in security A. Similarly, my entire weight of 1 was in security B. इसीलिए वो 1 into 15% आ गया, 15% returns. अब मेरा weights are half half. 0.5, 0.5, 0.5 in A, 0.5 in B. I repeat, 0.5 in A, 0.5 in B. अब 0.5 जो हमने इन्वेस्ट किया है A में, वो 0.5 पे 10% मिलेगा। 0.5 पे 10% मतलब 10 का 0.5, 10 into 0.5 will be 5%. तो 5% मेरे को रिटर्न्स A से मिलेगा। एंड सिमिलरली 0.5 into 15 मतलब 15 का हाफ, 7.5% रिटर्न्स मेरे को सिक्योरिटी B से मिलेगा। So 5 from A and 7.5 from B, 12.5 will be my total returns. 12.5 will be my total returns from this particular portfolio. तो दोस्तों, I hope ये पार्ट क्लियर है, ये एग्जाम्पल क्लियर है। अब मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। Returns of a portfolio is the weighted average return of all the securities in the portfolio. बराबर फॉर्मूला, returns of a portfolio is equal to weight into returns, weight of A, returns of A, weight of B, returns of B, and likewise आपके पास जितने भी securities है portfolio में, उन सब का total बराबर, उन सब का weighted average return is your portfolio return बराबर। तो weight of A into security of A, weight of B into security of B, and likewise you will be able to calculate. अब दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे दिया है how to calculate 0.3 into 16 and 0.7 into 20। अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट का टोटल, दैट इज वेट्स, ओके, इन्वेस्टमेंट प्रपोर्शन in A is 30% and in B is 70%. So your overall return will be 18.8%. Will be 18.8%. This is how you calculate returns of a particular portfolio. I hope here, till here, it is clear completely. ओके अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो। बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ओके तो चलिए शुरू करते हैं रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर पोर्टफोलियो और रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो। दोस्तों, अब रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी हमने पढ़ लिया है। रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी हमने पढ़ लिया है। इट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब अगर मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी। अब दोस्तों, सेम वे मेरे को एक सिक्योरिटी का रिस्क नहीं जानना, मेरे को पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क जानना है। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो, बिफोर यू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क, टू इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला कैलकुलेशन इज समथिंग कॉल्ड एज कोवेरियंस एंड दूसरा कैलकुलेशन इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हाँ, मैं ये जानता हूं आप ये चीज पहले पढ़ चुके हो 11 12 स्टैंडर्ड में, जहां पे ये मैथ्स में हुआ करता था या स्टैट्स में हुआ करता था, और तभी ये आपका फेवरेट पार्ट था। फेवरेट इन सरकाज़म, यस आई नो दैट इज योर फेवरेट पार्ट, बिकॉज इस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कोवेरियंस, ये दो फैक्टर्स है जो अब हम लॉजिकली समझेंगे कि ये होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं कोवेरियंस की बात करूं, या फिर चलो सबसे पहले ना पोर्टफोलियो के रिस्क को समझने की बात करते हैं। अगर मैं सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने वाला हूं, ओके, अगर मैं दो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है, हो सकता है दोस्त टू सिक्योरिटीज आर आइदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सप्लीमेंट्री गुड्स। मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलो अगर हम कार्स की बात करें, ओके, लेट अस से कार्स एंड टायर्स। अब ऑफ कोर्स अगर कार का सेल बढ़ेगा तो टायर्स का भी सेल्स बढ़ेगा। ऑफ कोर्स यस और नो, अगर कार्स का सेल बढ़ेगा तो टायर्स का भी सेल बढ़ेगा बराबर। बट इफ आई से टी एंड कॉफी, तो टी का सेल्स बढ़ा तो कॉफी का सेल कम होगा। okay, let us say these are the two only options with the consumers। तो consumers या तो टी लेंगे या तो कॉफी लेंगे। अगर टी का सेल्स कम हो गया तो कॉफी का सेल्स बढ़ेगा, अगर कॉफी का सेल्स कम हो गया तो टी का सेल्स बढ़ेगा। ओके, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन और सिंपल assumption और rather सिंपल एग्जाम्पल। ओके, अब इतना समझा हमें, तो मतलब दोस्तों व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हेन आई हैव टू फैक्टर्स, ओके, तो ये दोनों फैक्टर्स में कुछ रिलेशनशिप हो सकता है जिसके वजह से मेरा ओवरऑल रिस्क पे इम्पैक्ट हो सकता है।
बराबर। ये दोनों सिक्योरिटीज, अगर दो हम ऐसा सिक्योरिटीज लेते हैं, अगर मैं ऐसे दो सिक्योरिटीज लिया जिसमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, अब कोरिलेशन आई विल एक्सप्लेन, बट अगर एक सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कितने से, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर एक का प्राइस कम हुआ तो दूसरे का भी कम हो जाएगा। वो बेचारे ने कुछ नहीं किया दूसरे वाले ने, बट उसका भी प्राइस कम हो गया। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है एंड हेंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द रिस्क ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो। ओके, वो रिस्क ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो कैलकुलेट करने के पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कोवेरिएंस एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली व्हाट इज कोवेरिएंस। दोस्तों कोवेरिएंस बेसिकली यही मेजर करेगा कि हाउ टू सिक्योरिटीज रिएक्ट विथ ईच अदर। मतलब अगर मेरे पास एक पोर्टफोलियो है जिसमें दो सिक्योरिटीज है, इफ आई हैव two securities in one portfolio, covariance will show how these two securities react to each other. अगर सिक्योरिटी ए का प्राइस बढ़ता है तो व्हाट हैपेंस टू द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी बी, क्या वो भी बढ़ेगा या फिर वो कम होगा। तो दोस्तों कोवेरिएंस विल शो द डायरेक्शनल रिलेशनशिप। अगर एक सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ा तो दूसरे का भी बढ़ रहा है कि दूसरे का कम हो रहा है, बराबर। अगर एक सिक्योरिटी का प्राइसेस इंक्रीज तो दूसरे का बढ़ेगा कि कम होगा। इफ आई टेक एन एग्जांपल, अगर सेल ऑफ कार्स इंक्रीज तो सेल ऑफ टायर्स विल आल्सो इंक्रीज। दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कोवेरिएंस। पॉजिटिव कोवेरिएंस हम तभी बोलेंगे व्हेन these two factors or these two variables move in the same direction। एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, बराबर। अगर सेल ऑफ कार्स इंक्रीजेस तो ऑफ कोर्स सेल ऑफ टायर्स विल आल्सो इंक्रीज, बराबर। क्योंकि जैसे जैसे कार्स का सेल बढ़ता जाएगा वैसे डिमांड ऑफ टायर्स विल इंक्रीज एंड इवेंचुअली द सेल ऑफ टायर्स विल आल्सो इंक्रीज, बराबर। तो दोस्तों अगर एक सिक्योरिटी का प्राइस, और rather if price of one security moves in the upward direction and if the second security because of this also moves in upward direction, then that is said to be a positive covariance, and negative covariance will come in case of tea and coffee। अगर टी का सेल्स बढ़ गया तो कॉफी का सेल्स कम होगा, right? So this is like opposite direction, and these two goods or rather tea and coffee will be said to have negative covariance। दोस्तों covariance only shows the relationship between the two securities, okay, the directional relationship rather I should say between two securities। Now if you read the content relates to the rate of returns between two securities, how the returns react of the two securities। covariance ranges from minus infinity to plus infinity। कोई भी वैल्यू हो सकता है दोस्तों covariance का। the only important thing in covariance is to understand the sign, माइनस है कि प्लस है। अगर प्लस है दैट विल शो दोनों सिक्योरिटीज ऊपर जाएगा, तो अगर एक सिक्योरिटी ऊपर गया तो दूसरा भी ऊपर ही जाएगा, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन। एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा फॉर नेगेटिव कोवेरिएंस। ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। ये सिर्फ एक कोवेरिएंस हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी भी पोर्टफोलियो रिस्क खत्म नहीं हुआ। ओके, तो कोवेरिएंस को सर कैलकुलेट कैसे करना है? अगर क्वेश्चन देता है आपको information, तो how will you calculate? again the same story, probability is given, probability is not given। दोस्तों हमें जानना है कि दोनों सिक्योरिटीज के रिटर्न्स एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जॉइंट डेविएशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज जॉइंट डेविएशन। कैसे करेंगे, और rather how we will calculate? first of all, covariance is calculated as COV of xy। covariance is calculated as COV of xy, मतलब वो नोटेशन है उसका। अब दैट इज इक्वल टू, अगर प्रोबेबिलिटीज नहीं दिया तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। अगर प्रोबेबिलिटीज दिया है तो नीचे से वो n गायब हो जाएगा एंड ऊपर p से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज समेशन ऑफ p इंटू एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। आई होप दिस इज क्लियर। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, बट ये कैलकुलेशन तो ठीक है हमें समझेगा, बट हियर वी आर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो ऑलवेज कीप इन माइंड। अच्छा, इधर x क्या है? x इज द रिस्पेक्टिव रिटर्न। x बार क्या है? एवरेज रिटर्न। और सर एवरेज रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था रिटर्न्स ऑफ अ सिक्योरिटी में, राइट, दैट विल बी योर एवरेज रिटर्न। ओके, समेशन ऑफ x अपॉन n या तो समेशन ऑफ p इनटू x। तो वंस यू गेट दैट x बार, वंस यू गेट दैट y बार, आपको सिर्फ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज से डिविएशन कैलकुलेट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाय n to find COV between two securities x and y if probabilities are not given। अगर probabilities दिया है तो COV of xy will be equal to summation of p into x minus x bar into y minus y bar। I hope this much is clear। That is covariance का calculation। अब दोस्तों covariance तो हमें समझ गया, but now we move on to coefficient of correlation। Now we move on to something called as coefficient of correlation। अब सर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है?
देखो दोस्तों, जैसे कोवेरियंस शोज द डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू सिक्योरिटीज, बराबर, ये सिक्योरिटी अगर बढ़ेगा तो ये सिक्योरिटी का प्राइस का क्या होगा, कोवेरियंस शोज द डायरेक्शनल रिलेशनशिप, कोएफिशिएंट कोरिलेशन मेजर्स दैट डायरेक्शनल रिलेशनशिप। सर मेजर्स मतलब क्या, दोस्तों अगर सेल ऑफ कार्स इंक्रीज बाय 10%, तो sale of tires will also increase. This is directional relationship shown by covariance. इधर कितने से चेंज होगा ये नहीं बताया, लेकिन कितने से चेंज होगा इसका आंसर हमें देगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मतलब अगर सेल ऑफ कार्स इंक्रीज बाय 10%, द सेल ऑफ टायर्स विल आल्सो इंक्रीज बाय 10%। इफ दिस इज द केस, देन इट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब अगर ये 10% से चेंज होगा तो ये भी 10% से ही चेंज होगा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन in that case will be +1. That is perfect positive correlation as you can see in the notes. बराबर। तो दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या है, पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शोज द एक्सटेंट ऑफ चेंज। एक्सटेंट मतलब कितने से चेंज होगा वो, दैट इज इफ वन सिक्योरिटी रिटर्न्स चेंज बाय x%, by how much will the returns of the other security change, बराबर। दिस इज शोन बाय कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर सेल ऑफ कॉफी इंक्रीजेस बाय 10%, by how much does the sale of tea decrease? ओके, क्योंकि वो ऑपोजिट जाएगा, अगर वो भी 10% से कम होता है, दैट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, दैट इज -1। हो सकता है दो सिक्योरिटीज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, लाइक यू कैनॉट हैव सेल ऑफ आइसक्रीम्स एंड सेल ऑफ शूज रिलेटेड टू ईच अदर, राइट, तो उसमें नो कोरिलेशन होगा। I hope this is clear. Coefficient of correlation will show by how much is the change, and covariance will show there is a change and in what direction is the change. Okay, so directional relationship, covariance. Quantifying that directional relationship, coefficient of correlation. बराबर, इसका फॉर्मूला, R का फॉर्मूला, okay, coefficient of correlation is denoted by R. R का फॉर्मूला, R of xy is equal to COV of xy upon standard deviation of x into standard deviation of y. COV is अपना coefficient, covariance. COV stands for covariance, standard deviation of x and standard deviation of y. We know the standard deviation of two securities, and that will give us the coefficient of correlation between securities x and y. So I hope covariance and coefficient of correlation clear hai. Now the last part in this is actual calculation of portfolio risk. Sir, हम portfolio risk में थे, उसके पहले आपने कोवेरिएंस समझाया, उसके बाद आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी समझाया, एंड अब वी विल मूव ऑन टू द कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। दोस्तों पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेट ऑफ ए स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस weight of b square into standard deviation of b square plus 2 into weight of b, standard deviation of a, standard deviation of b into r of ab. R of ab shows coefficient of correlation between securities a and b. दोस्तों ये r of ab समझाना था इसमें, इसीलिए पहले covariance समझाया, so that you understand COV. Once you understand COV, we use that COV to calculate R of XY. एंड आर ऑफ एक्स वाई ही पोर्टफोलियो रिस्क में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बराबर। तो अगर आप फॉर्मूला देखो तो इट इज वेट ऑफ ए स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 into weight of b, standard deviation of b into r of ab. ये जो भी आंसर आएगा इन सब का स्क्वायर रूट। Okay, that is portfolio risk. Portfolio risk will obviously show by how much does the rather how much is the risk of this particular entire portfolio put together. ओके, आई होप टिल हियर इट इज क्लियर। दोस्तों काफी सारे पॉइंट्स अभी तो डिस्कस हो चुके हैं, बराबर। So this is all about portfolio risk, covariance and coefficient of correlation. Now if you have a look, we have completed this entire first page: introduction, investment versus speculation, returns of a security, risk of a security, theory of dominance, coefficient of variation, types of risk, returns of a portfolio, risk of a portfolio, उसमें covariance, coefficient of correlation and calculation of portfolio risk. Okay, so these many points are covered and still a lot of points to be done. अब हम पढ़ेंगे something called as reduction of risk through diversification, जो मैंने एक point बताया था systematic unsystematic में, we will discuss in detail. Then we will be studying something called as Markowitz model, portfolio beta, security beta, alpha, capital asset pricing model, undervaluation, overvaluation of stocks, SML and CML, Sharpe's optimum portfolio and approaches to valuation of a security, जिसमें पढ़ेंगे fundamental approach and technical approach.
बराबर। तो सो मेनी पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर, लेट अस स्टार्ट। चलिए, पोर्टफोलियो रिस्क तक हमारा हो चुका है। चलिए दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं रिडक्शन ऑफ रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन वाला पार्ट। ओके, अब दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है, इन सिंपल टर्म्स, डाइवर्सिफिकेशन मींस, ओके, चलिए दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं रिडक्शन ऑफ रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन वाला पार्ट। अब डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मीनिंग इज इन्वॉल्विंग मोर देन वन सिक्योरिटीज इन योर पोर्टफोलियो। आई रिपीट, डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मीनिंग इज इन्वॉल्विंग मोर देन वन सिक्योरिटी इन योर पोर्टफोलियो। अगर आप एक से ज्यादा सिक्योरिटी लेके आते हो अपने पोर्टफोलियो में, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। अब दोस्तों, अगर स्मार्ट मूव करें तो रिस्क can be reduced by diversifying in various securities. Okay, risk can be reduced if you diversify. अगर आप सिर्फ सिक्योरिटी ए में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको जो सिक्योरिटी ए का रिस्क है वो आपका पोर्टफोलियो का रिस्क है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो में सिर्फ सिक्योरिटी ए है। सिमिलर केस विल बी विद सिक्योरिटी वाई। ओके, सिक्योरिटी बी लेट अस से। तो अब सिक्योरिटी ए एंड बी अगर इंडिविजुअली देखे तो रिस्क होगा, बराबर। बट इफ यू आर स्मार्ट इनफ एंड इफ इट इज पॉसिबल, अब वो कैसे करना है वो भी बताऊंगा, बट इफ वी आर स्मार्ट, इफ वी कंबाइन टू सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो, देन रिलेटिवली अवर रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड। आई रिपीट, रिलेटिवली अवर रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड। कैसे रिस्क कम होता है देखेंगे नीचे, बट पहले देखते हैं क्या लिखा है नोट्स में। कंबाइनिंग मोर देन वन सिक्योरिटी इन द पोर्टफोलियो इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। The main purpose of diversification is to reduce the total risk. Okay, अब यहाँ पे ध्यान देखना, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्योरिटीज विद, ओके, सिक्योरिटीज विद। अब देखो, सिक्योरिटीज विद अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इन सच केसेस द रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। अगर दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो में दो ऐसे सिक्योरिटीज लेके आते हो जिसमें परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब अगर एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे का भी प्राइस कम होगा, तो ये तो रिस्क मल्टीप्लाई हो गया। तो इधर रिस्क कम नहीं होगा, एक का प्राइस कम होना इज अ रिस्क, दूसरे का प्राइस कम होना इज अ रिस्क। तो ये दोनों का प्राइस कम हो जाएगा इन दैट केस इफ इट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब सेम डायरेक्शन, एंड परफेक्ट मतलब एग्जैक्ट दैट मच चेंज। मतलब अगर एक फैक्टर 10% से कम हो गया, अगर एक सिक्योरिटी का रिटर्न या तो प्राइस 10% से कम हो गया, तो दूसरे सिक्योरिटी का भी 10% से कम होगा। दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इन सच केसेस रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस। दोस्तों लॉजिकली सोचो, एक का प्राइस कम होना इज अ रिस्क, तो एक सिक्योरिटी में रिस्क हो बढ़ गया है, बट दूसरे में भी बढ़ेगा, तो रिस्क बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बढ़ेगा मतलब रिस्क कैन नॉट बी एटलीस्ट रिड्यूस्ड, रिडक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। अगर कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है, ये ही कम हुआ, तो स्टिल रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड अगर वी आर इन्वॉल्विंग टू सिक्योरिटीज विद नो कोरिलेशन। अगर दो सिक्योरिटीज में कोई कोरिलेशन नहीं है तो भी रिस्क रिडक्शन पॉसिबल है। एंड अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो रिस्क बहुत जल्दी रिड्यूस होगा, बराबर। कैसे दोस्तों, अगर एक सिक्योरिटी का प्राइस 10% से कम होता है एंड बोथ ऑफ दीज सिक्योरिटीज हैव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब इसका प्राइस 10% से कम होगा तो इसका मतलब इसका प्राइस 10% से ज्यादा होगा, मतलब देयर विल बी an equivalent change, you can say approximately an equivalent change. So इसका प्राइस कम होना ये रिस्क है, तो ये रिस्क बढ़ गया क्योंकि प्राइस कम हो गया। लेकिन बिकॉज इसका प्राइस कम हुआ, इसका प्राइस बढ़ गया, तो डोंट यू थिंक टू दैट एक्सटेंट वो रिस्क कॉम्पेंसेट हो गया, टू दैट एक्सटेंट रिस्क कॉम्पेंसेट हो गया। तो इधर रिस्क रिड्यूस कर सकते हो आप, बराबर। इधर 10% का रिस्क है, बट वो 10% से वो भी तो बढ़ गया, तो फिर इवेंचुअली तो रिस्क हुआ ही नहीं, रिस्क कुछ हुआ ही नहीं। So risk can be reduced or even sometimes eliminated by involving two securities which have perfect negative correlation. अगर perfect positive correlation है तो risk cannot be reduced, अगर no correlation है तो risk reduction is still possible, अगर perfect negative correlation है तो risk reduction is much faster, तो risk reduction is much faster. I hope this part is also clear. दोस्तों एक और पॉइंट हमारा हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, मार्कोविट्ज मॉडल ऑफ रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोला? मार्कोविट्ज मॉडल ऑफ रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों Markowitz, of course, as the name suggests, Markowitz came up with a theory or a model which was called as risk return optimization theory. अब very simple theory, पहले तो ये theory में he developed or he introduced the concept of efficient frontier. Okay, according to this theory, an efficient portfolio is the one which gives, अच्छा by the way, ये theory somewhere similar to our theory of dominance.
this theory is somewhere similar to our theory of dominance. बराबर, according to this theory अगर आप देखो, according to this theory, an efficient portfolio is the one which gives higher returns at a particular level of risk or bears lower risk at a particular level of returns. Based on the risk return preferences of an investor, he shall select the securities lying on the efficient frontier. आइए डायग्राम समझते हैं दोस्तों. बराबर, ये एक सिंपल सा डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है एंड आपको बीच में बहुत सारे डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे. आई जस्ट जूम इट अ लिटिल so that you can see it better. Okay, यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉट्स दिखाई देते होंगे बीच बीच में. Now if I focus on this particular dot, okay, this shows 4% risk and 2% returns. Similarly, अगर मैं ये डॉट पे जाऊं तो this shows 6% returns and 4% risk. Similarly, if I go on this dot, this shows 8% returns and 6% risk. Similarly, this dot, this shows 14% risk, 10% returns. Okay, so all these are there. Okay, ये सब मेरे पास लेटेस्ट से इतने पोर्टफोलियोज है और मेरे पास इतने सिक्योरिटीज है. Okay, all these dots represent each and every security. अब if you ask me that, sir, if I want to have a maximum risk of 2%, प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द बेस्ट रिटर्न. तो दोस्तों 2% रिस्क पे आपको बेस्ट रिटर्न कैन आई से विल बी 8%. उसके ऊपर मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है. इनफैक्ट 2% रिस्क पे मेरे पास दो ही सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी विथ हैविंग 4% रिटर्न्स एंड 8% ऑफ रिटर्न्स. नाउ ऑफ कोर्स एट 2% रिस्क आई विल सेलेक्ट दैट सिक्योरिटी व्हिच गिव्स मी हायर रिटर्न्स, दैट इज 8 वाला. That is the starting point of this curve, or you can say efficient frontier. वैसे वैसे दोस्तों जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ेगा आपका रिटर्न्स भी बढ़ता जाएगा and you will select that maximum returns at particular given of risk, particular level of risk. बराबर. तो दोस्तों इसी से हमारा बनता है एफिशिएंट फ्रंटियर. अब एफिशिएंट फ्रंटियर बेसिकली क्या है? एफिशिएंट फ्रंटियर इज nothing but a collection of efficient portfolios. Efficient frontier, as per Markowitz, efficient frontier is a collection of efficient portfolios. Efficient frontier is a collection of efficient portfolios. अब efficient portfolio क्या होता है? An efficient portfolio is the one which gives higher returns at a particular level of risk or which bears lower risk at a particular level of returns. इसी को बोलेंगे दोस्तों risk return trade off भी. बराबर. और in a way this is like how we select the securities. We will select that securities which lie on the efficient frontier because they are efficient securities. Okay, so that is all about Markowitz. This is all what we need to know. He introduced the concept of efficient frontier. दोस्तों ये पार्ट हमने theory of dominance में भी discuss किया है, so you can relate that here also. Okay, so continuing further with the next concept, that is portfolio beta, security beta and alpha. ये भी हम बचपन में पढ़ चुके हैं, अल्फा बीटा एंड ऑल सच थिंग्स. बराबर. तो वो आपकी जिंदगी में वापस आ चुका है. देखते हैं बीटा का मतलब क्या होता है. दोस्तों बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क. हमने टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ा है. दो टाइप ऑफ रिस्क होता है. सबसे पहला रिस्क इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड दूसरा इज अनसिस्टमैटिक रिस्क. ऑफ कोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन इज टोटल रिस्क, जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन होता है. स्टैंडर्ड डिविएशन वाज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क. तो अगर मेरे को एक सिक्योरिटी का टोटल रिस्क कैलकुलेट करना है, आई विल कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन. अगर मेरे को एक सिक्योरिटी का सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करना है, देन आई शुड कैलकुलेट द बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी. बीटा विल मेजर द सिस्टमैटिक रिस्क. सर सिस्टमैटिक रिस्क क्या था? दोस्तों सिस्टमैटिक रिस्क वो पार्ट था, सिस्टमैटिक रिस्क वाज दैट जहां पे a change or a factor will affect all the securities in the market. तो अगर आपको वो कैलकुलेट करना है एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी का सिस्टमैटिक रिस्क कितना है, देन यू नीड टू कैलकुलेट द सिक्योरिटी बीटा. अगर आपको जानना है कि ये पूरे पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क कितना है, तो यू नीड टू कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज पोर्टफोलियो बीटा. एंड अगर आपको जानना है, चलो अल्फा तो बाद में ही डिस्कस करेंगे रादर. ओके, सो बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क. बीटा शोज द चेंज इन द सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू अ चेंज इन द मार्केट. दोस्तों वेरी सिंपल, बीटा का मतलब क्या है? दोस्तों जब मार्केट चेंज होता है, ओके, अ चेंज इन द मार्केट causes the change in the prices of the securities. I repeat, a change in the market causes changes in the price of a security. बराबर. मतलब अगर मार्केट में चेंज हुआ कुछ भी तो सिक्योरिटी का प्राइस भी चेंज होता है. तो अगर मार्केट चेंजेस बाय X%, बाय हाउ मच विल अवर सिक्योरिटी चेंज? दिस आंसर इज गिवन बाय बीटा. अगर मार्केट 10% से चेंज होता है तो हमारा सिक्योरिटी अगर 12% से चेंज होगा इन द सेम डायरेक्शन, देन माय बीटा इज 1.2.
then my beta is 1.2. Matlab a 10% change in the market will give me a 12% change in the returns of my security. Okay, so this is what is the meaning of beta, and ये कैसे calculate होता है इसका formula भी है, but I hope the meaning is clear till now. Meaning of beta is it measures the sensitivity of the stock with respect to the market. Sensitivity मतलब by how much will our stock react with respect to the changes in the market. Beta of a security is standard deviation of x upon standard deviation of m into r of xm. Standard deviation of x upon standard deviation of m. M stands for market, x stands for the security. So standard deviation of the security upon standard deviation of the market into the coefficient correlation of the security with the market. Okay, the coefficient correlation of that security with the market, that is r of xm. So दोस्तों, this is how we calculate beta of one particular security. बराबर, अगर हम portfolio beta की बात करें, then beta of a portfolio is the weighted average of the beta of all the securities in the portfolio, similar to portfolio returns. Portfolio returns क्या था दोस्तों? Weight of A into return of A plus weight of B into return of B plus weight of C into return of C, and that goes on with respect to the number of securities in the portfolio. Similarly दोस्तों, यहाँ पे weight or rather portfolio beta कैसे होता है? Weight of A into beta of A plus weight of B, beta of B plus weight of C, beta of C, and likewise you go on and on and on with respect to the number of securities in the portfolio. I hope you're understanding beta of a portfolio similar to returns of a portfolio. अच्छा सर, beta of a portfolio क्या बताएगा, उसका लॉजिक क्या है? Beta of a portfolio state that if the market changes by 10%, then by how much will our entire portfolio change? By how much will our entire portfolio change? That is called as beta of the entire portfolio. To calculate, of course, goes without saying, आपको formula देख के ही समझ गया होगा. To calculate beta of the portfolio, we need to calculate beta of the security first. Okay, and then multiply with the respective weights, you get the beta of the portfolio. I hope dosto this is clear. Okay, so that is all about portfolio beta and security beta. Now the last one that we will be studying in this particular concept is alpha. Alpha in simple terms is nothing but excess returns provided by one particular security over and above our expected returns. Simple example अगर मैं दूं दोस्तों, तो expected, मैं एक security से expect कर रहा हूं 20% returns, वो security दे रहा है 18% returns. That security is not able to fulfill my expectations, मतलब वो दे रहा है सिर्फ 18, whereas I was expecting 20. What does this show? This shows alpha is 18 minus 20, that is minus 2. A negative alpha shows that the security is not giving us that much returns how much we expected from that security. अगर मेरा actual returns provided that by the security were 23%, my expectations is 20, so 23 minus 20, 3% is the alpha, or alpha is 3, which shows that this security provides 3% extra returns over and above our expectations. आप अगर FM में 50 मार्क एक्सपेक्ट करते हो, आपको 55 आया, तो 55 minus 50, that is 5, you got 5 marks extra. That 5 is called as alpha. Alpha is the actual returns minus the expected returns. But sir, ये expected returns कैसे calculate करेंगे दोस्तों? वो we will be seeing in capital asset pricing model, which is the next part. But I hope till now in this particular content, portfolio beta, security beta, and alpha, these 3 points are absolutely clear. करेक्ट? ये 3 पॉइंट अगर हमको क्लियर हो गया है, सो नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बहुत सिंपल है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में. बराबर, इफ यू रिमेंबर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 5 फॉर्मूला थे: डिविडेंड अप्रोच, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ अप्रोच, अर्निंग्स यील्ड अप्रोच, अर्निंग्स यील्ड प्लस ग्रोथ अप्रोच, एंड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. तो दोस्तों यही है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एज पर CAPM कैपएम. KE is equal to risk free rate plus the market rate of return minus the risk free rate into beta. Risk free rate is that, of course, that rate of return which is given to us by risk free asset. बराबर FD है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ऑल दीज आर रिस्क फ्री एसेट. इसमें कुछ रिस्क है ही नहीं, तो आप इन्वेस्ट करो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा? दैट इज RF, रिस्क फ्री रेट. RM इज द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न. अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलता है? माइनस रिस्क फ्री रेट. दिस RM minus RF is called as market risk premium. दोस्तों अगर मैं मार्केट से 11% एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट
ऑफ कोर्स मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं मतलब कुछ ना कुछ तो रिस्क ले रहा हूं, राइट? सो आफ्टर टेकिंग दैट रिस्क आई एम एक्सपेक्टिंग 11%, बट विदाउट रिस्क आई एम ऑलरेडी गेटिंग 4%। तो कैन आई से वो रिस्क लेने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा 7% रिटर्न्स मिल रहा है। ओके, 11% इज द टोटल मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, बट वो 11% में दैट इज मतलब मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो 11 मिलेगा, मतलब मार्केट में इन्वेस्ट किया मतलब रिस्क लेने के बाद 11 मिलेगा, बट बिना रिस्क के 4% तो मिल ही रहा है। तो वो एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए कितना रिटर्न एक्स्ट्रा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट रिस्क प्रीमियम, और the premium that is expected by the investor for taking the risk, that is rm minus rf, and you multiply with the beta। अगर आप ke कैलकुलेट कर रहे हो of a particular security, तो beta will be beta जो कंसिडर करोगे that will be security beta। अगर आप पूरे पोर्टफोलियो का ke कैलकुलेट कर रहे हो तो beta will be portfolio beta। I hope this part is clear। दोस्तों यही था कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एज सच वेरी सिंपल वन, वी हैव आल्सो कवर्ड दिस इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। ओके, तो having understood this, that is the end of our CAPM, and now undervaluation or and overvaluation of stocks बराबर ये CAPM का ही पार्ट है, आप बोल सकते हो अंडरवैल्यूएशन एंड ओवरवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स। अब देखो CAPM कैन बी प्रैक्टिकली यूज्ड टू बाय और सेल और होल्ड स्टॉक्स बराबर। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर्स है, ओके, इफ फॉर एग्जांपल आई हैव शेयर्स ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड एंड now on the basis of this KE, okay, ये CAPM का जो formula है KE, that is my expected return, okay, so on the basis of that KE I can practically consider whether I should buy more of Infosys, और मेरे पास जितना भी है वो बेच दूं, या तो जितना है उतना चुपचाप होल्ड करके खड़े रहो। ओके, थ्री ऑप्शंस आर पॉसिबल, आइदर यू बाय मोर और whatever you have you sell that, और whatever you have you hold that। अब on the basis of CAPM return we consider all these फैक्टर्स। अब देखते हैं कैसे डिसाइड करना है कि वो खरीदना है, बेचना है या क्या करना है। चलो दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे CAPM रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया है एक्सपेक्टेड रिटर्न, बट दैट मीन्स व्हाट विल द सिक्योरिटी एक्चुअली गिव, एंड CAPM का मतलब होता है व्हाट द सिक्योरिटी शुड गिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर CAPM रिटर्न, एक सिक्योरिटी का CAPM रिटर्न आता है 10%, and ER expected return, or you can say actual returns of that particular security is 12%, let us say CAPM return 10 and actual return 12। ओके, मतलब CAPM रिटर्न इज लेस देन एक्चुअल रिटर्न, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये सिक्योरिटी से 10%, बट वो सिक्योरिटी एक्चुअली दे रहा है 12%। Wow. So you are expecting 10, you are getting 12%. So don't you think you would like to buy the security? आप खरीदोगे ऐसा security because the security is said to be undervalued. The stock is said to be undervalued. Similarly दोस्तों, अगर CAPM return is more than the expected return, CAPM return को आपको ऐसा सोचना है what it should give, how much returns that security should give. Let us say 10%, but expected return is the actual return given by the security 8%। मतलब मैं 10% एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो सिक्योरिटी सिर्फ 8% दे रहा है। That means the security is not giving me how much I am expecting. The security is said to be overvalued. And अगर मेरे पास ऐसे इन्फोसिस के शेयर्स है तो मैं बेचना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो सिक्योरिटी दे ही नहीं रहा है। So we will like to sell the security. And the last one, my dear friends, CAPM returns is equal to the expected return। मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सिक्योरिटी उतना ही रिटर्न्स आपको दे रहा है। In such case, the stock is said to be correctly valued। Okay, in such case the stock is said to be correctly valued। This is how you use CAPM practically, or in practical life you use CAPM with the actual returns provided by the security to calculate, or rather to decide whether you should buy, hold or sell that particular stock। आप buy करोगे तो that is called as undervalued stock, आप sell करोगे that is called as overvalued stock, and if you hold that is correctly priced or correctly valued stock। That is all about undervaluation and overvaluation of stocks wala point। Moving on to the next point, SML and CML। दोस्तों before we move on to the next point, let us first have an overview कि कितने points pending है, कितना हो चुका है। ये सारे points हो चुके थे बराबर। Also we are done with reduction of risk through diversification, also we are done with Markowitz model, we are done with portfolio beta, security beta and alpha, we are done with CAPM, we are also done with undervaluation and overvaluation of stocks। So now if you properly observe, SML CML का एक point है, Sharp's optimal portfolio दूसरा point है, and उसके बाद approaches to valuation of a security में दो approaches है, that is also very simple।
Okay, so these many things we are supposed to cover. So let us move forward. Okay, अब शुरू करते हैं डिस्कशन कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटीज मार्केट लाइन। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, यही जो हमने ऊपर डिस्कस किया, हाउ मच सिक्योरिटी शुड गिव, व्हाट इट एक्चुअली गिव्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों इसी को इफ आई प्लॉट इट ऑन अ ग्राफ, इफ आई प्लॉट दिस कैपेम इक्वेशन ऑन अ ग्राफ, देन दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। मतलब रिटर्न्स प्लॉट करेंगे एंड रिस्क प्लॉट करेंगे, वेर आई एम कंसिडरिंग बीटा। आई रिपीट, रिटर्न्स प्लॉट करेंगे एंड रिस्क प्लॉट करेंगे। कौन सा रिस्क? सिस्टमैटिक रिस्क। तो लेट अस से आई हैव इन माय सैंपल 9 सिक्योरिटीज, एज यू कैन सी ABC, PQR, XYZ। ABC, PQR and XYZ. PQR lie on a straight line and that straight line is called as a securities market line. Now securities market line is that line on which the correctly valued securities fall. Securities market line is that line on which the correctly valued securities fall. Apna strategy kya tha? Hold, because they are correctly valued. If the security falls above the SML, then these securities are said to be undervalued securities. You would like to buy such securities. If the security falls below the SML, then these securities are said to be overvalued securities where you will sell such securities. बराबर। तो दोस्तों यही होता है सिंपल कैप सिक्योरिटीज मार्केट लाइन का मीनिंग। सिक्योरिटीज मार्केट लाइन इज बेसिकली अ लाइन ऑन विच द करेक्टली वैल्यूड सिक्योरिटीज प्लॉट और fall, and this SML is basically plotting of your entire capital asset pricing model wala equation. Now if you plot, you get so much, and likewise is your strategy. अगर दोस्तों यही SML में अगर मैं एक चेंज करूं, instead of considering the systematic risk, if I consider the total risk, मतलब वो जो बीटा दिख रहा है आपको, राइट, एक्स एक्सिस पे जो बीटा दिख रहा है, इफ उधर मैंने बीटा की जगह पे स्टैंडर्ड डिविएशन कंसिडर किया, देन दिस होल डायग्राम विल बिकम, or whole diagram will be called as capital market line diagram, and that line will be called as capital market line and not securities market line. So if I'm supposed to conclude this part, dosto, security market line considers systematic risk as a measurement of base, I mean, sorry, as a measurement of risk. Okay, SML considers beta as a measurement of risk, whereas CML considers standard deviation as a measure of risk. बराबर, systematic risk लिया तो SML and total risk लिया तो CML. Okay, I hope SML and CML का concept is clear. Okay, having understood this part, now we move on to the second last part of your content, and that is Sharpe's optimal portfolio, also called as Sharpe's single index model. दोस्तों Sharpe's optimal portfolio और single index model is a very simple model. बराबर, ये एक simple ratio है which is expected return minus the risk free rate upon beta. अब सर ये क्या है, पहले ये देखते हैं। Expected return we all know that the returns provided by a security minus the risk free rate, मतलब वो सिक्योरिटी लेट अस से मेरे को 10% रिटर्न दे रहा है, बिना रिस्क के आई एम अर्निंग 4%, बिना रिस्क के आई एम अर्निंग 4%। तो 10 माइनस 4 मेरा न्यूमरेटर बनेगा 6, बराबर। अब ये 6 का लॉजिक क्या हुआ, दिस 6 10% इज द रिटर्न्स गिवन बाय द सिक्योरिटी without risk 4%. So can I say because I am investing in that security to get that extra risk, or rather to take that extra risk, I am getting 6% returns extra. I am getting 6% extra returns. That is the numerator. अब समझो वो सिक्योरिटी का बीटा है 3, तो 6 divided by 3, the ratio will be 2. Now what does this 2 show? What is the meaning of 2? दोस्तों this ratio, Sharpe single index model, shows per unit of risk आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, वो रिस्क लेने के लिए आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों अगर आप सिंपल एग्जांपल में वो वापस कंसीडर करूं, 10% रिटर्न्स आई एम गेटिंग विदाउट एनी रिस्क, sorry, 10% returns I am getting after considering the risk if I invest in security A, तो मेरे को 10% रिटर्न मिलने वाला है। अब वो 10% में से 4% तो मेरे को रिस्क के बिना ही मैं कमा सकता हूँ, तो मेरे को सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके क्या फायदा हुआ, मेरे को सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके यही फायदा हुआ कि मेरे को 6% एक्स्ट्रा कमाने मिलेगा। 4% तो बिना रिस्क के कमाएंगे, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब रिस्क ले रहे हैं, तो वो रिस्क लेने के लिए 6% कमा रहे हैं। तो दोस्तों आई एम अर्निंग 6% एक्स्ट्रा ऑन अ बीटा ऑफ 3। 3 इज द बीटा। अब बीटा का मतलब क्या था, इट इज द रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी। तो 3 बीटा के सामने मेरे को 6% एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब फॉर एवरी 1 unit of beta I am getting 2% returns, or you can say 2 units of returns. तो एक का रिस्क लेने के सामने 2 का रिटर्न मिल रहा है।
अगर दूसरा कोई है जिसका एक रिस्क के सामने 4% का रिटर्न मिल रहा है या फिर 4 यूनिट्स का रिटर्न मिल रहा है, वी विल सेलेक्ट ऑफ कोर्स द सेकंड वन बिकॉज दैट हैज अ हायर रेशियो, बराबर, क्योंकि पर यूनिट ऑफ बीटा और पर यूनिट ऑफ रिस्क दैट विल गिव अ हायर रिटर्न, per unit of risk that will give a higher extra return. Okay, so that is all what is about Sharpe's optimal portfolio. This theory is also called as Sharpe single index model. The selection of stocks as per this model is considered by calculating excess return to risk ratio. ये जो रेशियो है उसका नाम है excess return to risk ratio, which is calculated as follows: ER minus risk free rate upon beta. ER stands for the returns of a security. Risk free rate is RF is of course risk free rate, and beta we all know sensitivity of the stock with respect to the market. बराबर, मतलब मार्केट अगर चेंज होगा 10% से तो by how much will our security change. Okay, so that is all about Sharpe's optimal portfolio, and in fact that is all about your portfolio management वाला part. अगर आप मॉड्यूल देखो तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इधर खत्म हो जाएगा, एंड ये जो है अप्रोचेस टू वैल्यूएशन ऑफ अ सिक्योरिटी, दिस एंटायर पार्ट इज ऑफ अराउंड, आई मीन इज ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर. तो चलिए दोस्तों, अप्रोचेस टू वैल्यूएशन ऑफ अ सिक्योरिटी इज वेरी सिंपल पार्ट, बराबर. अप्रोचेस टू वैल्यूएशन ऑफ अ सिक्योरिटी इज अ वेरी सिंपल पार्ट. अगर मेरे को एक सिक्योरिटी को वैल्यू देना है, ओके, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ए या फिर विप्रो, चलो विप्रो की बात करते हैं, विप्रो लिमिटेड, बराबर, ये शेयर मैं सोच रहा हूं ये खरीदूं या ना खरीदूं. ओके, मतलब आई एम कंसिडरिंग दिस, आई वांट टू बाय विप्रो बट समवेयर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट आई शुड बाय और नॉट. तो दोस्तों, नाउ हाउ विल यू अटैच अ वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी, हाउ विल यू डिसाइड दैट यू शुड बाय और नॉट. ओके, नाउ अप्रोचेस टू वैल्यूएशन ऑफ अ सिक्योरिटी, तो वो दो टाइप के अप्रोचेस होते हैं. पहला अप्रोच होता है टेक्निकल अप्रोच, और यू कैन से पहला अप्रोच विल बी फंडामेंटल अप्रोच, सेकंड वन विल बी टेक्निकल अप्रोच. बराबर, आई रिपीट, फर्स्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन ऑफ अ सिक्योरिटी इज फंडामेंटल अप्रोच, सेकंड अप्रोच टू वैल्यूएशन ऑफ अ सिक्योरिटी इज टेक्निकल अप्रोच. अब हैविंग अंडरस्टूड दिस, अब देखते हैं क्या करना है हम यहाँ पे. चलिए, तो देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर वी सपोज टू गोइंग और व्हाट आर वी गोइंग टू कंसीडर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. फंडामेंटल अप्रोच पहले डिस्कस करेंगे कि क्या होता है फंडामेंटल अप्रोच. ओके, अब अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच एवरी स्टॉक हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, बराबर. इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब द ट्रू पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी, बराबर. वो सिक्योरिटी आपको कितना कमा के देने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ दैट सिक्योरिटी. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच एवरी स्टॉक हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू. This intrinsic value is the present value of all future cash inflows from that particular security discounted at an appropriate rate. The intrinsic value can be used to buy, sell, or hold securities by comparing it with the market prices. If intrinsic value is greater than market price, buy is the signal securities are undervalued. If intrinsic value is less than the market price, sell is the signal where securities are overvalued. And of course, दोनों same है, then you can hold. सर ये क्या डिस्कस किया, एक बार प्लीज समझाओ. देखो दोस्तों, there are two ways in which you can value a particular security. पहले मैंने बताया फंडामेंटल अप्रोच, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो बाद में देखते हैं, पहले फंडामेंटल अप्रोच पे फोकस करते हैं. फंडामेंटल अप्रोच बोलता है that you can study the security on the basis of the returns provided by that security, the basis of the historical data of that particular company, the basis of the management, okay, the management decisions, okay, how the management reacts in various situations, मतलब everything with the customers of the company, the creditors of the company, you can analyze all this, and on the basis of that you can take a decision whether you should invest, or rather basically आपके इन्वेस्टमेंट से क्या आपको फायदा होगा ये कंपनी से या नहीं. बराबर, मतलब you analyze all these values, you calculate the intrinsic value of that security to decide whether you buy, hold or sell that security. अब क्या होता है बेसिकली, ये फैक्टर्स कैलकुलेट करने के बाद और ये फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद you calculate the price of the security, you calculate the intrinsic value of a security. अब सर ये intrinsic value क्या होता है दोस्तों? Intrinsic value is the true potential of a security. अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं तो कैन आई से आप जितनी ज्यादा बार एफएम पढ़ोगे आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे. बराबर, एक सिंपल लॉजिक तो यही बोलेगा कि सर हम जितनी ज्यादा बार एफएम पढ़े हमारे मार्क्स ज्यादा आएंगे. बराबर, एक सिंपल फॉर्मूला है. तो अगर मैं बोलो आप 2 बार पढ़ोगे तो आपको 40 मार्क्स आएगा, अगर आप 3 बार पढ़ोगे आपको 45 आएगा, अगर आप 4 बार पढ़ोगे आपको 50 आएगा, अगर आप 5 बार पढ़ोगे 55 आएगा. बस अगर आपने 5 बार पढ़ाई किया तो 55 आपको आएगा. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इफ you continue with your FM studies and reach up to that part,
then the benefit that you will derive by doing more number of revisions is 55 marks. मानते हो हमको एक्स्ट्रा जो मार्क्स मिलेंगे that is the benefit that we will derive, या फिर हमको टोटल मार्क्स जो मिलेंगे that is the benefit that we will derive because of revising it more number of times. दोस्तों वैसे ही अगर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी या फिर पर्टिकुलर स्टॉक का कैलकुलेट करना है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो व्हाट डू वी डू? तो मैं ऐसा मानूंगा कि ये सिक्योरिटी मैं एंड तक होल्ड करने वाला हूं, जब तक ये सिक्योरिटी मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन तक मैं होल्ड करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी का लाइफ डिफाइंड है, ओके जैसे कि डिबेंचर्स है, प्रेफरेंसेस है, वेयर लाइफ इज डिफाइंड, रिडीम होने वाला है एक डे पे, बराबर। या दूसरा सिचुएशन है वेयर सिक्योरिटी इज नॉट अ फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी, जैसे कि इक्विटी शेयर्स। फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी में क्या आएगा? डेट, बराबर। अगर आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया, दीज आर दो सिक्योरिटीज व्हिच गिव यू फिक्स्ड रिटर्न्स। प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, तो आपको पता है कि आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना डिविडेंड मिलने वाला है, बराबर। डिबेंचर्स में भी इफ यू इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स द रेट इज स्पेसिफाइड, यू नो हाउ मच रिटर्न्स यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दैट डिबेंचर। बट अगर आप शेयर्स की बात करो तो शेयर्स पे तो कोई डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता, शेयर का प्राइस भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है। सो देयर यू आर नॉट श्योर हाउ मच रिटर्न्स यू विल डिराइव इन केस ऑफ शेयर्स। तो फर्स्टली अगर आपका लाइफ डिफाइंड है, अगर आपके सिक्योरिटी का लाइफ डिफाइंड है, तो यू नो कि आने वाले 5 साल तक, एग्जांपल आने वाले 5 साल तक मेरे को इतना रिटर्न्स मिलने वाला है। सो यू नो कि अगर मैंने ये 5 साल तक होल्ड किया तो मेरे को कितने का फायदा होगा टोटली। अगर मैंने ये 5 साल के लिए होल्ड किया तो मेरे को टोटल कितने का फायदा होगा, दैट फायदा इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी, बराबर। अगर आप ये होल्ड करते हो एंड तक, ओके लेट अस से अभी का मार्केट प्राइस 100 रुपए है, ओके अगर आपने ये सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, अगर आपने 100 रुपए का खर्चा कर दिया एंड अगर फिर आप 5 साल तक वो सिक्योरिटी होल्ड करते हो, तो आज के टर्म्स में आपको वो 110 रुपीज देगा। तो नाउ देर इज अ पॉजिटिव वैल्यू, देर इज अ फायदा इन केस ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस सिक्योरिटी। तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि आप ये सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, एंड हेंस व्हेन इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर देन द मार्केट प्राइस यू बाय दैट सिक्योरिटी। क्योंकि अगर आप एंड तक होल्ड करोगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है, आपको जो फायदा मिलेगा ना दैट इज मोर देन द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच यू विल बाय दैट सिक्योरिटी। खरीद लो, आप 100 रुपए पे खरीदोगे और आज ही के टर्म्स में आपको 110 रुपए का फायदा है, आई मीन 110 मिलेगा, सो 10 रुपीज का फायदा है। सो दोस्तों बिकॉज देर इज अ बेनिफिट यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट, मतलब इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू, द ट्रू पोटेंशियल ऑफ दैट सिक्योरिटी इज मोर than the current market price, then the security is said to be undervalued in the market and hence you will buy. लेकिन समझो अगर आज मैंने 100 रुपए का खर्चा किया, मार्केट से वो एक शेयर उठाया, okay so I will buy that one share at 100 rupees. Let us say the intrinsic value of that security is only 80 rupees. So in that case, if you hold the security till the end for the next 5 years, you are going to get only 80 in today's terms. Whereas for today, to buy that security today, you have to invest 100 rupees. So basically you have to invest more and your benefits that you will get is less. So you will not like to invest, और rather आप ऐसा सिक्योरिटी होल्ड भी नहीं करना चाहोगे, आप बेचोगे। अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा है पहले तो आप बेच दोगे, आप बोलोगे सर एंड तक होल्ड करके फायदा ही नहीं है, आज 100 रुपए मिल रहा है ले लो, एंड तक होल्ड किया तो 80 मिलेगा सिर्फ, बराबर। सो दिस इज व्हाट इट इज, एंड ऑफ कोर्स इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू देन यू आर इनडिफरेंट, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप इन्वेस्ट कर लो, आप नहीं करो तो भी चलेगा, बराबर। सो दिस इज हाउ यू पर्टिकुलर, और दिस इज हाउ वी कंसिडर फंडामेंटल अप्रोच, बराबर। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। एक और कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू डिपेंड्स ऑन वेदर in securities are fixed income bearing securities or securities are without fixed income. सर विद फिक्स्ड इनकम विदाउट फिक्स्ड इनकम कैसे जज करेंगे? देखो दोस्तों, डेट एंड प्रेफरेंस आर विद फिक्स्ड इनकम, हमको पता है हमको कितना रिटर्न्स मिलने वाला है, बराबर। तो ऐसे में जो भी फ्यूचर में कैश इनफ्लो होने वाले हैं उनको हम डिस्काउंट करेंगे, जो हम कैपिटल बजटिंग में रिवाइज करेंगे कि कैसे करने वाले हैं। बट आप लोगों ने पढ़ा होगा कैपिटल बजटिंग, तो एक बेसिक आइडिया होगा, अगर फ्यूचर कैश इनफ्लोज दिया है और उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, सो वी डिस्काउंट इट विद द हेल्प ऑफ एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग फैक्टर, बराबर। तो वैसे कैलकुलेट करेंगे द इंट्रिंसिक वैल्यू और द ट्रू पोटेंशियल। अगर सिक्योरिटी का कोई भी फिक्स्ड इनकम नहीं है जैसे शेयर्स, तो शेयर्स का प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग गॉर्डन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग गॉर्डन्स फॉर्मूला, दैट इज P0 इज इक्वल टू डी अपॉन के ई माइनस जी, बराबर। P0 इज इक्वल टू डी अपॉन के ई माइनस जी, आप डी बोलो या ई इंटू वन माइनस बी, दैट इज ईपीएस इंटू द रिटेंशन रेशियो, sorry, EPS into dividend payout ratio, 1 minus retention ratio, that is dividend payout ratio, that is Gordon's formula. Gordon's formula में Gordon's formula क्या है? P0 is equal to
ओके, P0 इज इक्वल टू D अपॉन KE माइनस G। अब D है आपके पास, KE है आपके पास, G है, आपको P0 कैलकुलेट करना है। दैट इज व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू प्राइस। P0 स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस टुडे, मतलब एज पर द फॉर्मूला इतना उसका वैल्यू होना चाहिए, इतना उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। यू कंपेयर दैट विद द एक्चुअल मार्केट प्राइस एंड डिसाइड वेदर you should buy, hold or sell that particular stock. Okay, I hope fundamental approach is clear. Dosto, this is all about fundamental approach, and moving on to the last content of this particular chapter, that is technical approach. Okay, so many points to be discussed, मतलब छोटा है, कुछ ज्यादा ये नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। अब दोस्तों, जैसे ही हमारा फंडामेंटल अप्रोच बोलता है कि आपको अगर ट्रू वर्थ ऑफ अ सिक्योरिटी जानना है, या फिर अगर आपको एक सिक्योरिटी को वैल्यू करना है, तो उसको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। मतलब कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी टू वैल्यू अ सिक्योरिटी। ओके, ठीक है। तो सर टेक्निकल अप्रोच क्या बोलेगा? दोस्तों, टेक्निकल अप्रोच बोलता है ये सब फॉर्मूला वगैरह ठीक है, मतलब ओके, यू कैन कंसिडर दिस, बट टेक्निकल अप्रोच इज मोर ऑफ और प्रैक्टिकल अप्रोच। मतलब ये लोग बोलते हैं कि ये फॉर्मूला वगैरह कैलकुलेट मत करो, एनालाइज द चार्ट्स। बराबर, आपने शेयर मार्केट में बहुत सारे चार्ट्स देखे होंगे, राइट? रेड एंड ग्रीन, फिर वो रेड ब्लू वगैरह, आपने बहुत सारे कलर्स के चार्ट्स भी देखे होंगे, राइट? द पैटर्न्स दैट द सिक्योरिटीज क्रिएट, यूजुअली इट इज रेड एंड ग्रीन, बट ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है। ओके, सो दोस पैटर्न्स, ऑन द बेसिस ऑफ दोस पैटर्न्स यू कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एन पर्टिकुलर सिक्योरिटी। आप एग्जैक्ट प्राइस शायद डिटरमाइन ना कर पाओ, लेकिन आप ये जज कर पाओगे कि आगे मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। बराबर, अगेन दिस थिंग डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, बट टेक्निकल अप्रोच ये बोलता है कि एनालाइज अ मार्केट इन दिस वे। ओके, डोंट गो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला एंड ऑल। फॉर्मूला वगैरह सब फंडामेंटल अप्रोच बोलता है कि कंपनी रिलेटेड पूरा एनालिसिस करो एंड देन कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड देन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। टेक्निकल अप्रोच बोलता है ऐसा कुछ नहीं, जो भी पास्ट डेटा है, मतलब जैसे स्टॉक ने पास्ट परफॉर्म किया है वो सब आपको एक चार्ट पे मिल जाएगा। बराबर, यू विल बी एबल टू एनालाइज द ट्रेंड। फिर उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो कि फ्यूचर में ये प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू राइज इन द फ्यूचर, दैट मीन्स यू आर बुलिश ऑन द मार्केट। क्या बोलेंगे? बुलिश ऑन द मार्केट। Okay, bull attacks in the upward direction, that means you are expecting the price to rise. You are expecting the price to rise, that means you are bullish on the market. Agar if you want your price to fall, okay, if by chance the price falls, that means it is called as a bearish trend. It is called as a bearish trend. Bear attacks in the downward direction, isliye usko bolte hain bearish. बराबर, तो bullish and bearish. Okay, bullish trend is when you expect the market to go up, and bearish trend is when you expect the market to go down. Okay, I hope this basic is clear. Okay, so technical analysis बोलता है कि analyze those charts, analyze those technical tools. Okay, that is bar chart, okay, candlestick charts, and all those charts को analyze करके you can value a particular security. That is called by, or that is denoted by technical analysis. But fundamental approach बोलता है नहीं, chart वगैरह नहीं, on the basis of intrinsic value. I hope these two approaches are clear. देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. We will also be discussing something called as Dow Jones theory. Okay, now according to this approach, the market price of a security or of securities are determined on the basis of the demand and supply equilibrium. बराबर, जैसे जैसे demand and supply meet होगा, that will become the market price. Okay, now equilibrium. Under technical approach, the market prices of securities can be determined by technical charts and technical indicators. जैसे हमने डिस्कस किया, charts वगैरह, diagrams वगैरह, उसको analyze करके you estimate the future price of a security. An analysis of the past trend of the stock can help an investor to estimate the movement of the stock. An analysis of the past trend of the stock can help the investor to estimate the movement of the stock. वो past trend के basis पे decide करो. For example, अगर 2 या 3 बार वो stock ने 1200 का value hit करके नीचे ही गया है, and now if it is fourth time closer to 1200, then you know that there are high possibilities, high chances that ये 1200 hit करके नीचे ही जाए. So you are expecting the price to fall after in the future. That means you are bearish. Okay, now upward movement is called as a bullish trend and downward movement is called as a bearish trend. Okay, that is all about technical approach. Technical approach basically बोलता है charts, diagrams पढ़ो, and fundamental approach बोलता है usually formula या वो सब factors which relate to the company, उसके basis पे analyze करो and value a security. Okay, so two approaches to value a security, that is fundamental and technical approach. And now we move on to the last part, which is a part of technical approach only, that is Dow Jones theory. दोस्तों, Dow Jones is an index of the US. Dow Jones is the index of the US. जैसे हमारे यहाँ पे BSE NSE है, right? Sensex है, sorry, Sensex and Nifty है, वैसे US में you have Dow Jones. अब Dow Jones theory was developed by a person called as Charles Dow.
ओके नाउ, अब इसने क्या बोला दैट एक सिक्योरिटी का जो ये जो ट्रेंड की बात कर रहे हो ना, शेयर प्राइस मूवमेंट की, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो ये दिस मूवमेंट ऑफ शेयर प्राइसेस कैन बी बाइफरकेटेड इनटू थ्री पार्ट्स। तीन तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी मूवमेंट, सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी मूवमेंट, एंड थर्ड वन टर्शियरी नहीं है, डेली फ्लक्चुएशन है उसका नाम, क्योंकि हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी यूजुअली यही पढ़े हैं बचपन से, तो यही होगा, बट यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, प्राइमरी मूवमेंट्स, सेकेंडरी मूवमेंट्स एंड टर्शियरी, बराबर नहीं, डेली फ्लक्चुएशंस। ओके नाउ, प्राइमरी मूवमेंट इज द बेसिक ट्रेंड ऑफ द मार्केट। अगर मैं 5 साल का, अगर मैं समझो 5 साल तो बहुत लंबा टाइम हो गया, एक महीने का मूवमेंट देख रहा हूँ, एक महीने का एक पर्टिकुलर का स्टॉक का मूवमेंट देख रहा हूँ, एंड इफ आई एम सीइंग दैट वो स्टॉक जब मैं 1 अप्रैल, लेट अस से आई एम एनालाइजिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल को उसका प्राइस था 1000 रुपीज। अब आज 30 अप्रैल हो गया है, एंड 30 अप्रैल को उसका क्लोजिंग प्राइस इज लेट अस से 1200। दैट मीन्स द सिक्योरिटी मूव्ड अपवर्ड्स फ्रॉम 1000 टू 1200। दैट मीन्स मूवमेंट अपवर्ड्स, मतलब दैट इज कॉल्ड एज अ बुलिश ट्रेंड। तो इसका जो पहला मूवमेंट, द प्राइमरी बेसिक मूवमेंट ऑफ दैट स्टॉक इज बुलिश, प्राइस वेंट अप। ओके, सिमिलरली अगर, अच्छा मैं अगर बोल रहा हूँ कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल को प्राइस ऊपर गया, डज दैट मीन एवरी डे द प्राइस इज इंक्रीज? डज दैट मीन एवरी डे द प्राइस इज इंक्रीज? नो। हो सकता है फर्स्ट से लेकर 10 अप्रैल तक कॉन्स्टेंटली 20-20 रुपया बढ़ेगा, जस्ट एन एग्जाम्पल, फिर 11 अप्रैल को इट फॉल्स डाउन by some rupees. Then again it starts moving up. Then again it falls my just small to a smaller extent it falls down. Then again it moves up. So overall you can see that 1 April से 30 April को 100 से 1200 हो गया. So overall trend is bullish. But उसके बीच में जो break होता है ना, break in that primary trend is called as secondary movement. Break in the primary movement is called as secondary movement. बराबर, मतलब अगर आपका प्राइमरी मूवमेंट बुलिश है और उसमें ब्रेक आ गया, उसमें बीच में एक ब्रेक आ गया, मतलब जो वो बेरिश मूवमेंट होगा दैट विल बिकम द सेकेंडरी ट्रेंड। ओके, एंड अगर आपका प्राइमरी ट्रेंड बेरिश है, तो जो बीच में कभी कभी स्टॉक प्राइसेस बढ़ेगा ना, दैट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी मूवमेंट्स। ओके, एंड ये तो टोटल मूवमेंट मैंने पूरे 1 मंथ का देखा। वो डेली फ्लक्चुएशंस, ऑफ कोर्स द मार्केट विल फ्लक्चुएट ऑन अ डेली बेसिस, सो दिस इज द थर्ड वन। ओके, फॉर एग्जांपल द ब्रॉड लाइन from day 1 to day 30 will be 1200 rupees, from 1000 rupees, that is increasing by 200, that is the primary trend. Secondary movements will be that small breaks in between, and daily fluctuations will be हर रोज का high low, every day का जो fluctuation है, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, this daily fluctuation is the third category of movement according to Dow Jones theory. So 3 categories: primary, secondary and tertiary nahi daily fluctuations. Primary is the basic trend in the market, secondary is the break in that basic trend, and daily fluctuations are the daily ups and downs in the market movements. Okay, so with this your Dow Jones theory is also over, and with this a very vast chapter, that is security analysis and portfolio management, comes to an end. I hope दोस्तों ये revision आपको काम आएगा one day before the exam also, and when you are watching this also. Okay, so see you guys in the next video. Thank you so much and keep studying. Thank you so much.